अब हम किस में आ जाते हैं, हमने इवन और ऑड पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन कहना क्या चाहता है और ये होते क्या, बिल्कुल आराम से समझो, कोई जरूरी वाली बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान समझो, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है, हम डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, हम सीरियस चीज अभी आपको बता देंगे, समझ में आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो भी फंक्शन है वो अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू होगा। जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या होता है जो वैल्यू होती है इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर हमने यहाँ पे कोई सा भी ग्राफ बनाया, ठीक है, हमने ये ग्राफ बनाया, चलो अगर यहाँ पे हम किसका ग्राफ ले लें, कॉस का ग्राफ ले लें, ठीक है, यहाँ पे हमने किसका ग्राफ लिया, कॉस का ग्राफ लिया। तो यहाँ पे एक चीज देखने पर पता चल रहा है हमारे पास कि एक पर्टिकुलर इंटर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर इंटर टाइम ऑफ के बाद कि जो भी प्रॉपर्टी है, चलो प्रॉपर्टी का मतलब देख लिया कि प्रॉपर्टी जब भी एक प्रॉपर्टी रिपीट होने लगे, लेकिन अगर उसको ग्राफ के ऊपर देखें, जब भी ग्राफ बन गया तो ध्यान से देखो आप कि एक जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज ड्रॉ कर ली हमारे पास, और यहाँ पे हमने हाफ ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइट गई, तो अगर ग्राफ के ऊपर जब भी हम बात करेंगे इसके पीरियोडिक फंक्शन की, तो आप कह सकते हो हमारे पास ये बात, ये चीज बताने को रहेगा कि एक इक्वल टाइम के बाद जब भी ग्राफ है वो सेम हाइट पे आ जाए। मान लो ये ग्राफ जब भी सेम हाइट पे है, पीरियोडिक फंक्शन को अगर फंक्शन इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या देखोगे कि एक इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी आ जाए, कैसे, सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो जाए। लेकिन अगर ग्राफ में आप आओगे तो ये चीज बताएगा आपको कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमारे पास जो भी ग्राफ है वो सेम हाइट पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने टी टाइम के बाद, यानी यहाँ पे टी, यहाँ पे एक टी टाइम के बाद हमारे पास सेम हाइट पे जब ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, तो कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ले, यहाँ पे 2t आ जाएगा, तो यहाँ पे तो t हुआ, यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t इंटरवल के बाद हमारे पास ये ग्राफ कैसा हुआ, सेम हाइट पे आ गया, देखो सेम हाइट पे आ गया। यहाँ पे इसे 3t, तो 3t मतलब क्या हुआ, 3t तो ये बताया, तो t पहला, फिर 2t बताया दूसरा, फिर 3t बताया ग्राफ का तीसरा हिस्सा। तो ये भी एक इक्वल, जब ये आगे बनेगा और तो वहाँ पे क्या बता देगा कि 3t में 3t इक्वल टाइम के बाद हमारे पास ग्राफ कैसा सेम वही चीज रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे t है, यहाँ पे 2t, यहाँ पे 3t है, इसी 4t एक्सेट्रा एक्सेट्रा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल आप देखोगे हमारे पास कि सबसे स्मॉल यहाँ पे कौन है, यानी स्मॉल का मतलब फंडामेंटल, तो यहाँ पे फंडामेंटल मतलब होता है स्मॉल, तो यहाँ पे फंडामेंटल सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे t है, तो t को हम एज अ फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट। तो यहाँ पे टी हमारे पास एक फंडामेंटल एलिमेंट है, तो हम टी को फंडामेंटल एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन इसकी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे ग्राफ के तौर पे तो देख लिया, लेकिन इसके यहाँ पे अगर इसको देखें टी के हिसाब से अगर देखें फंक्शनल इक्वेशन में, तो कैसे होता है, एफ एक्स बराबर हमारे पास एफ एक्स में ऐड हो जाता है एफ एक्स प्लस का टी। ये चीज आपको समझनी थी, एफ एक्स बराबर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे टी 2t 3t, तो यहाँ पे भी तो कुछ होता है टी के हिसाब से, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एफ प्लस एक्स प्लस टी। तो ये होता है पीरियोडिक, मतलब ये होता है फंक्शन के हिसाब से देखोगे, इक्वेशन के हिसाब से एक इक्वल टाइम के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी रिपीट होने लगे हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे पाई 2 पाई, उसे ग्राफ में पर्टिकुलर कोई पूछ ले तो आप कह दोगे जब एक टाइम इंटरवल के बाद हमारे पास जो भी ग्राफ है वो सेम हाइट पे आ जाए, तो हम कह देंगे हमारे पास कि यहाँ पे पीरियोडिसिटी लग गई है, ठीक है। और हमारे पास कैसे जो t की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसे होगी, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हो कि t की वैल्यू जब भी t होगा हमारे पास वो निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, नेवर भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। एफ एक्स बराबर कह रहा है एफ एक्स प्लस टी, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व, इसमें पूछा कि टी की वैल्यू बताओ, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेगा वो चीज याद रखिएगा। इसको याद रखने का सबसे तरीका ऐसे, जो जनरल फॉर्म ने क्या पढ़ी थी, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टी, तो इसको अगर कंपेयर कर लोगे आप तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर एक्स, और इस टी की वैल्यू क्या कह रहा है 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास वहीं पे गिवन है, कह रहा है क्वेश्चन कि एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब कहते हैं हमारे पास कि टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं टी की वैल्यू पूछा। देखो अगर इसको हम ध्यान से कंपेयर करें हमारे पास, तो देख कह रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कह सकते हो आपको ट्रिकीनेस महसूस होगा, ट्रिकीनेस इसमें महसूस होगा कि यहाँ पे देखो
जो x यहाँ पे हम x की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू को हम ढूंढते हैं, जो x की वैल्यू कहाँ पे नज़दीक है। मान लो कैसे x को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसके, जो ये x की वैल्यू सबसे पास नज़दीक होगा। मान लो कल कोई क्वेश्चन ये ना हो करके यहीं पे कहते हैं प्लस x प्लस 1, फिर यहाँ पे कहते हैं एफ एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें जब x की वैल्यू चेंज करनी होती ना तो हम पता क्या लेते हैं, x प्लस 1, क्योंकि x के नज़दीक क्या है x प्लस 1, लेकिन x प्लस 3 ये थोड़ा दूर हो गया ना। x का मतलब x प्लस 1, x मान लो ये है, x का मतलब x प्लस 1 का मतलब थोड़ा सा आगे, x प्लस 2 का मतलब थोड़ा सा और आगे, फिर x प्लस 3 का मतलब और आगे। तो सबसे नजदीक वैल्यू जो x है उसके पास क्या है, x प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू सबसे नजदीक क्या होती है, x प्लस 1। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू x प्लस 1 लेते हैं। ये जो चीज समझानी थी, लेकिन क्वेश्चन वाले ने हमें क्या दिया है, जो क्वेश्चन एनडीए जिस तरीके से पूछ सकता है उसने यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग मतलब अब मान लो वैल्यू क्या लोगे, तो तुम कहते हो 3 थोड़ा दूर होता है, लेकिन जब कोई कंडीशन गिवन ही ना हो हमारे पास, जब कोई वैल्यू गिवन ही ना हो हमारे पास कि 1 लेंगे, x प्लस 1 लेंगे, x प्लस 2 लेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है ना x बराबर वही ले लेते हैं, x बराबर 3 ले लेंगे, ठीक है। जब x बराबर हम 3 ले लेंगे हमारे पास, तो कह सकते हो जो इस x की जगह x प्लस 3, मतलब अब डायरेक्ट वैल्यू में रख देंगे ना, x की जगह हम x की वैल्यू x प्लस 3 रख देंगे, ठीक है। अब अगर इक्वल के इसको हम उधर भेज दें तो यहाँ पे माइनस का एफ बन जाएगा। अब हमें x की जगह वैल्यू कहाँ क्या रखनी है, जैसे वैल्यू अभी रखते आए थे, तो x की जगह वैल्यू हम क्या रखेंगे, x प्लस 3। तो x की जगह अगर हम x प्लस 3 रख देंगे, अब x प्लस 6 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। हो सकता है ना समझ में आया हो। हमने क्या कि ये इस x की जगह, अब हमें इस x की जगह ये वाला x, तो ये वाला x सेम है, तो अब हमें इस x की जगह देखो, तो a बराबर b है, तो अगर जब a लिखा हो और a बराबर b है, तो a की जगह b नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस a की जगह मतलब इस x की जगह हम सीधे यही लिख दे रहे हैं, देखो तो यहाँ पे 6 बन गया। अब हमें पास ये पता है, ठीक है। अब हमें एफ एक्स के बराबर क्या आया, अब हमें देखो एफ एक्स प्लस 3 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको तो इक्वल है कि नहीं है। जब हमने यहाँ पे देखा, अब अगर इसको अगर हम और ध्यान से देखें तो इस एफ एक्स को अगर हम और भी यहाँ शुरुआती में लिख सकते थे एफ एक्स प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे बना है एक्स एफ एक्स 3, देखो सेम बना है कि नहीं बना है। अगर इस निगेटिव साइन को हम यहाँ भेज दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव साइन को यहाँ आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके हिसाब से अब हम इस x प्लस 3 की जगह और इस प्लस x प्लस 3 इस माइनस का एफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस का एफ एक्स के बराबर अब माइनस का x प्लस 6 आ गया हमारे पास। तो कह सकते हो निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, और यही तो जनरल फॉर्म होती है, x प्लस बराबर x प्लस का t, और यही t बराबर कितना है 6 आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम्हें कुछ हम गारंटीज दे सकते हैं, आपने अगर पहली बार पढ़ा हो तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि बार बार एफ एक्स बराबर क्यों लिखने का, जबकि बराबर तुम्हारे एफ एक्स बराबर तुमने उसका इस साइड भेजते एफ एक्स प्लस 3 आ जाता और इस थी से टी कन्वर्ट मतलब आई टी की वैल्यू हो जाती है। लेकिन ध्यान से देखो जनरल फॉर्म से हमें कन्वर्ट करना है, और जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है एफ एक्स प्लस टी, और यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं होती, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से ये जो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास, इसको अगर 3 को हम यहाँ भेज देते, जो कि हमने यहाँ भेजा हुआ था ये 3, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, और जो जनरल फॉर्म होती है उसमें निगेटिव साइन नहीं होता है। तो आखिरी में जब ध्यान से आप देखोगे, जो आखिरी में कंडीशन बनती है एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 6, वहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा था, लेकिन जब दोनों साइड निगेटिव साइन आया तो निगेटिव साइन से निगेटिव साइन कट गया। तो वहाँ पे ध्यान से देख सकते हो हमारे पास कि यहाँ पे बचा है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हो गए, जनरल फॉर्म में भी यहाँ पे प्लस प्लस के होते हैं। अब अगर वीडियो नहीं समझ में आया, मतलब वीडियो क्या, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिएगा, फिर से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इससे डायरेक्ट क्यों नहीं हमने टी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरीके के पूछे जाएंगे कुछ तरीके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4 बराबर हम कह रहे हैं एफ एक्स एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स प्लस 6। आप कह रहे हैं हमारे पास टी की क्या वैल्यू होगी। इसके वाला अगर इसके पहले जो क्वेश्चन है वो समझ में आया तो तुम और वीडियो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा 2 बार अगर देख लोगे ना, और फिर लास्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी देख लोगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसके हिसाब से वैल्यू लानी है टी की, इस हिसाब से अगर हम लास्ट में सॉल्व करते करते इस हिसाब से लिया है, और दोनों सब पॉजिटिव रहा तो टी की वैल्यू हम कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमने कहा इसको पहला स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप कि x को चेंज करना है, उसके पास जाना है, x को चेंज करना है। लेकिन x को चेंज कैसे करेंगे, इस x के पास सबसे पास कौन सी वैल्यू है, इस x के पास सबसे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये x है, ध्यान समझना,
यहाँ पे x+4 देखो, यहाँ पे x+2 पास होगा, इस x के x+2 पास होगा, x+4 पास होगा x के, या x के x+6 पास होगा। तो इस x के अगर हम थोड़ा दिमाग भी हमारे लोग का सही है तो आप दिमाग लगा पा रहे होगे कि इस x के ये वाला x यानी x+2 नज़दीक होगा कंपेयर टू इन दोनों के। ये बात समझ में आ रही, इतनी तो बुद्धि आपकी लगी रही होगी, ठीक है। तो अगर जब हमने x को चेंज कर लिया नियर वाले के पास, जो सबसे ज़्यादा नियर हो, मोस्ट नियरेस्ट, इन सब x के पास सबसे ज़्यादा कौन, x+2। तो हम x की जगह, अब हम x की जगह क्या वैल्यू चेंज रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे x+2। तो यहाँ पे f की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, x+2। अब अगर यहाँ पे प्लस, अब इसकी जगह x की जगह, इस पूरे x की जगह तुम क्या रख दोगे, x+2। तो यहाँ पर जाएगा x+4, क्योंकि 2 से 4 6 बनेगा, एक 2 और 4 6 बना देगा, इक्वल को उधर जाओगे। अब x की जगह तुम क्या वैल्यू रखोगे, x की जगह रखोगे x+2, सब में रखने जहाँ जहाँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा x+4। अब f की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे f वैल्यू रखोगे x+6 की जगह वैल्यू रखोगे x+2, तो यहाँ पर जाएगा x+8, ठीक है। अब कुछ अब अगर ध्यान से देखो, अब हमें आखिरी तो सेकंड स्टेप बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में x की टॉप नियरेस्ट वैल्यू रखनी है, और सेकंड स्टेप में हमें रखना है क्या, सिंपल सा कि क्या कहीं से कुछ कंपेयर करने में कुछ वैल्यू रख रही है कि नहीं रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है x+2 x+6, यहाँ पे लिखा हुआ x+2 x+6। अब इस x+2 की जगह, इस पूरे की जगह अगर हम ये बराबर ये है, तो इसकी जगह ये अगर यहाँ लिख दें कोई वैल्यू दिक्कत करेगी, बताओ तुम। ये सेम है, ध्यान समझना, ये सेम है और ये सेम है, तो इसकी जगह ये चीज़ सेम है, तो एक ही चीज़ तो लिखी हुई है, देखो ध्यान से, प्लस ये सेम चीज़ तो लिखी हुई है। अब इसकी जगह हम ये लिख दें यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात तो रहेगी ही नहीं। जो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास यही तो गिवन था, x+2 कंफ्यूज ना हो जाना, प्लस x+6। अब इसी की जगह इस दो चीज़ सेम चीज़ लिखी हुई, तो इसकी जगह हम ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं मिटा के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया fx प्लस f x+4। अब ध्यान देखो, तो ये कट गया, और जिस दिन ये कट गया उस दिन हमें दिखने लगा fx प्लस का f+8। अब हमारे पास कोई निगेटिव साइन नहीं, सिंपल सा हम पास यही कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास कहीं निगेटिव साइन नहीं है, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 8। इस तरीके का क्वेश्चन एनडीए पूछेगा, कंफर्म बात है, ठीक है। बस क्या करना है, पहले स्टेप x की नियरेस्ट वैल्यू देखो, जब कुछ ना हो, इसके पहले कुछ नहीं था, सिर्फ x+3 का तो हमने 3 ले लिया था। जब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास चॉइसेस है, अब इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं x के पास कौन सी वैल्यू, वो लिया हमने, पुट कर लिया। जब सेम बन रहे होंगे हमारे पास, तो वही यहाँ पुट कर लिया, आखिरी में fx बन जाता है हमारे पास, कंपेयर करने में x+t बन जाता है, उस t की वैल्यू कंपेयर करके हम 8 निकाल लिया। अब हम जैसे कि अभी इवन और ऑड में जो टेबल देखी थी, वो सेम टेबल देखेंगे, और वो सेम टेबल निहायत ही इंपॉर्टेंट है, उससे उस टेबल से डायरेक्ट। तो हाँ साहब, ये टेबल बन चुकी है आपकी। तो इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पिकअप किए गए हैं। आपके जो PYQ है, या फिर आप कोई सी भी बुक आप फॉलो करते हो एनडीए की, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पिक किए गए हैं। ये आपको टेबल रट गई ना, टेबल में कुछ है नहीं खास, टेबल में साला कुछ खास है ही नहीं, बस आपको देखते हुए चलना, थोड़ा समझते हुए चलना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखो, जब भी साइन की पावर हमारे पास इवन रहेगी, देखो क्या चीज़ देखना है, एन का मतलब ये पावर्स, जब भी साइन की पावर इवन रहेगी, जितने भी लिखे हुए हैं साइन कॉस सेक कॉसेक, जब इनकी पावर आप पास इवन रहेगी, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन मान लो ऐसे दे दिया उसने, कह दिया कॉसेक की पावर हमारे पास कह रहा है हमारे पास की 3 है। अब इसका पीरियड बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, 3π/2 3π/2 से 4 ऑप्शन दे दिए। और आपको अगर टेबल याद होगी साला, अगर साइन कॉस सेक की अगर हमने जो पढ़ा हुआ था, जो पहले ही कंडीशन थी, उसमें लिखा था कॉस की पावर अगर कॉसेक की पावर अगर इवन हुई हमारे पास तो पाई हुआ, और कॉस की पावर ऑड हुई तो यहाँ से 2π होगा। तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, और अब यहाँ पे देखोगे ऑड है साला, और अपने 2π लिख देगा, और 2π क्या होगा हमारे पास, इवन हो, मतलब 2π हमारे पास का पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि 3 कैसा ऑड होता है इवन होता है, ये नहीं आपको पता तो कुछ नहीं। खैर, अगर 10 की पावर हमारे पास ऑड हो या इवन हो, 10 की पावर ऑड हो या इवन हो ऑड हो, 10 की पावर या कॉट की पावर, तो डजेंट मैटर, आपको पीरियड उसका क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। लिख कर को साइन कॉसेक सेक कॉसेक की पावर अगर ऑड हुई तो 2π, अगर इन चारों की पावर अगर निगेटिव हुई या निगेटिव मतलब इवन हुई तो पाई, सेक की पावर
मान लो 2 होगा तो आंसर क्या हुआ पाई। सेक की पावर अगर मान लो साइन की पावर 8 हुआ तो आंसर क्या होगा पाई। अगर साइन की पावर अगर मान लो हुआ 33 तो 33 कैसा ऑड है, साइन की पावर अगर 33 ऑड है हमारे पास तो कैसे तो पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। अगर कॉसेक सेक की पावर 45 है तो देखो सेक की पावर कैसा 45 मतलब ऑड, ऑड का मतलब आंसर क्या हुआ 2 पाई। 10 की पावर कुछ भी हो, कॉट की पावर इवन और कुछ भी हो डजेंट मैटर, पीरियड का हो जाएगा पाई हो जाएगा। साइन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एन की पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, अब यही तो रहेगा, ये तो इवन होगा ये तो ऑड होगा। अगर कुछ भी हो, अगर उसके अंदर मॉड लगा हुआ है, कॉसेक के बाद मॉड लगा हुआ है, सेक के बाद मॉड लगा हुआ है, अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और उसकी पावर कुछ भी हो, ऑड हो इवन हो डजेंट मैटर, बस मैटर ये करता है कि उसके मॉड अगर लगे तो उसका क्या हो जाएगा हमारे पास पीरियड पाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। अगर जब भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पावर उसमें कुछ भी लगी हो इवन और डजंट मैटर, अगर मॉडुलस लगा हुआ हमारे पास तो कैसे तो उसका पीरियड का हो जाएगा पाई हो जाएगा। और अगर साइन, अच्छा ये वाला पीवाईक्यू पूछा उसने एमसीक्यू पूछा हुआ था, बार बार के वाला क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है इस बार ये वाला पूछ ले। बात समझ में आ रही, 10 और कॉट की पावर अगर 4 हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास। इसमें क्या देखना है हमें, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 हो तो उसका पीरियड क्या होगा हमारे पास पाई बाई 2 और 10 की पावर 4 और कॉट की पावर 4 दोनों ऐड हो रहे हैं हमारे पास तो उसका पीरियड क्या होगा पाई बाई 2। और अगर साइन मॉड और प्लस कॉस मॉड होगा हमारे पास, साइन मॉड प्लस कॉस मॉड होगा उसकी पावर, उसका आंसर क्या, उसका पीरियड का पाई बाई 2। लेकिन आपसे एक चीज, अगर साइन की पावर एक्स मॉडुलस के अंदर माइनस कॉस की पावर आपके पास एक्स, इसका पीरियड क्या होगा आपको, इसका पीरियड क्या होगा जब दोनों चीज यहाँ पे तो प्लस में थे तो आपने कह दिया पाई बाई 2, अगर माइनस में होंगे तो क्या होगा। ये भी एक कोई बुक है उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये ध्यान से ये चीज समझिएगा, इसका क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा पीरियड। और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट देखो x माइनस ग्रेटर से नीचे बराबर फ्रैक्शनल पार्ट हो, चाहे आपको कल को क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट देखने को मिल जाए तो इसका आंसर क्या होता है 1। यानी लिखा नहीं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या होता है हमारे पास 1। यदि फ्रैक्शनल पार्ट आपको कहीं दिख रहा है उसका पीरियड क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है, देखो कांस्टेंट फंक्शन जो हमने लास्ट में लिखा हुआ उस तरह ना दिख रहा हो, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है उसका फंक्शन जो फंडामेंटल पीरियड रिपीट नहीं होता है। अच्छा क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें ही बता देते हैं या जो कांस्टेंट फंक्शन होता है इसका पीरियड फंडामेंटल पीरियड यानी टी खाली टी रिपीट नहीं होता है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे वाई एफ एक्स बराबर 5 दे देगा आपको, ठीक है एफ एक्स बराबर 5 दे देगा, फिर आपसे पूछेगा पीरियोडिक है कि नहीं है तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि हाँ ये पीरियोडिक है। जो 5 उसका ये बता रहा है हमारे पास कि एक इंटरवल के बाद देखो 5 बराबर मान लो यहाँ पे 5 चल रहा है तो ये उसका क्या हो गया ग्राफ हो गया, यानी 5 के ऊपर ही तो डेड डेज लाइन वाली जाएगी और ऐसे ही 5 के ऊपर डेली डेड डेज लाइन जाएगी हमारे पास तो 5 में ही तो फिक्स हो गया है। तो देखो 5 में अगर ये फिक्स हो गया हमारे पास तो फंडामेंटल पीरियड का मतलब होता है कि एक इक्वल के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटर टाइम के बाद पूरा प्रॉपर्टी रिपीट करे। लेकिन जब भी आंसर लिखा क्वेश्चन क्या था वाई बराबर 5 था तो आप क्या करोगे उसमें लिख दोगे हाँ ये इसका पीरियोडिक क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा, ये याद रखिए। तो इसका आंसर आपको पता चले 5 हो जाएगा क्योंकि 5 इंटरवल के बाद देखो एफ एक्स बराबर आपको 5 दे रहा है, ठीक है क्वेश्चन है एक अच्छी बुक का क्वेश्चन है और एफ एक्स बराबर टी दे रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर x बराबर को अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करना है तो इसको कंपेयर करने के लिए अगर ये लिख दो 0 + 5 तो ये x की वैल्यू 0 होगी, t की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, ये शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ पे अपीरियोडिक हो जाए। लेकिन आप तो जनरल कोई पूछ लेता है कांस्टेंट फंक्शन बता तो क्या देखो इसका फंडामेंटल पीरियड कांस्टेंट की वैल्यू तो पता नहीं है आपको, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे कहते हो इसका फंडामेंटल पीरियड पता नहीं होता है कब रिपीट करते हो, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया जाता है। लेकिन कल को क्वेश्चन आपको दे दे f बराबर 5 तो वहाँ पे ये नहीं कहोगे कि इसका पीरियड नहीं पता तो आप वहाँ पे जो 5 होगा यही इसका क्या होगा पीरियड बन जाएगी तो आप आंसर क्या लिखो 5 पर लिख दोगे। ठीक है, अच्छा एक लास्ट फंक्शन इसी के टेबल के नीचे होता है, हो सकता है वो जरूरी ना हो वो थोड़ा अलग है, उसको बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन ठीक है, इसका मतलब ये होता है जब f की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, जब कैसा होता है रेशनल होता है और f की वैल्यू तब होती है यहाँ पर इरेशनल होता है। ठीक है, ये एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे देगा, अगर वो फंक्शन हमारे पास रेशनल हुआ तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर वो फंक्शन हमारे पास इरेशनल हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
1 हो जाएगी, मतलब 1 ही रहती है। तो ये इसका भी पीरियड क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप ये टेबल याद रख लीजिए, यकीन मानो एमसीक्यू आपके सही हो जाएंगे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो, गारंटी सहित। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। और पीरियोडिक वाला सिस्टम तो हमने खत्म कर लिया है, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी कुछ और भी बाकी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं।